सभी को आवाज और ये दिखाई पड़ रहा है बोर्ड साफ साफ। सबको दिखाई पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो कल ही बता दिए थे, इसको और थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है व्हाट फिजिकल क्वांटिटी is the same for x rays of wavelength 10 power minus 10 meter, the red light of wavelength 6800 angstrom and radio wave of wavelength 500 meter। इसका हिंदी है, यदि x किरणों का तरंग दैर्ध्य यदि x किरणों का तरंग दैर्ध्य 10 पावर माइनस 10 मीटर है, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 6800 एंगस्ट्रॉम है और रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य 500 मीटर है, तो कौन सी भौतिक राशि सभी के लिए एक समान है? तो कौन सी भौतिक राशि सभी के लिए एक समान है, यही जवाब देना है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जब हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे तो गौर करेंगे कि वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ एक्स रेज के लिए दिया हुआ है और वेव लेंथ एक्स रेज का कितना दिया हुआ है? 10 पावर माइनस 10 मीटर एक्स रे का वेव लेंथ दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है वेवलेंथ रेड लाइट का, तो रेड लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है और रेड लाइट का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 6800 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। इसके बाद रेडियो वेव, रेडियो वेव का वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? रेडियो वेव का वेवलेंथ दिया हुआ है 500 मीटर। तो रेडियो वेव का जो वेवलेंथ है ये 500 मीटर है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि इस तीनों के लिए, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, तो इस तीनों के लिए कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो एक समान है? तो बताए थे क्लास में कि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं 7 प्रकार की, 7 टाइप का, उस सभी के लिए तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति तो अलग अलग होता है, लेकिन उस सभी का वेलोसिटी जो है, चार्ज जो है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं, सिंस द wavelength since the wavelength for each electromagnetic wave is different is different but but the speed is same, but speed is same for each electromagnetic wave in vacuum and it is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य 10 पावर माइनस 10 मीटर है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6800 एंगस्ट्रम है, रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य 500 मीटर है। इसका हिंदी हुआ कि प्रत्येक विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, लेकिन निर्वात में सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल एक समान होता है, लेकिन निर्वात में सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल एक समान होता है और ये होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ ही सॉल्व हो गया।
नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर अब सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम along the z direction. What can you say about the direction of electric and magnetic field vectors if the frequency of the wave is 30 megahertz? What is its wavelength? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें दो चीज पूछा गया है। पहला पूछा गया है, इसका पहले हिंदी लिखा देते हैं। इसका हिंदी क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास किताब में तो हिंदी मीडियम में लिखा हुआ होगा, फिर भी एक बार इसका हिंदी बोल रहे हैं। एक एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड दिशा में गमन कर रहा है। जेड दिशा में गमन कर रहा है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश किस दिशा में होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश किस दिशा में होगा यदि तरंग की आवृत्ति, लाइन कट गया। चलिए भाई, लाइन कट गया है। अब कुछ इस बीच में क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस बीच में क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस बीच में क्वेश्चन का जवाब देना है, या हिंदी तब तक बोल देते हैं, यहाँ से लिख दीजिए कि यदि आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? यदि आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? हाँ, लाइन थोड़ा कट गया है, आ जाएगा, उसके बाद बताते हैं। चलिए बताइए। पराबैंगनी तरंग अल्ट्रावायलेट लाइट का खोज किसने किया? 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 चलिए कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारती खुशी ने जवाब दिया है हर्षेल। भारती खुशी का सही जवाब है अंकुश कुमार। चलिए आपका भी सही है। तो अल्ट्रावायलेट का खोज किया था हर्षेल ने। अल्ट्रावायलेट का खोज किया था हर्षेल ने, राइटर ने नहीं किया था, हर्षेल ने किया था अल्ट्रावायलेट का खोज। तो अल्ट्रावायलेट का खोज साइंटिस्ट हर्षेल ने किए थे। उसके बारे में पूरा टेबल आपको बताए हैं, किस तरंग का वेवलेंथ कितना होता है, किस तरंग की आवृत्ति कितना होती है, इसका खोज किसने किया, कब किया, क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ तो बताए ही हैं। तो लाइन कटने के बाद फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम लोग पढ़े थे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वाई एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड एक्सिस में। थ्योरी में यही पढ़े हैं हम लोग। अब ये इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस में चला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस में चला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, यही जवाब देना है। देखिए, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर घुमा, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, तो अगर ये इधर आया तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर चल रहा है, जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जेड एक्सिस में चला जाएगा तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इधर आ जाएगा, ये बी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वाई एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक्स एक्सिस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग जेड एक्सिस। तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ई इज इन द डायरेक्शन, is in the direction of x axis, but vector b, but vector b is in the direction, but vector b is in the direction of y axis, but b is in the direction of y axis, y axis, यही है। तो पहला जो पार्ट है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जेड एक्सिस में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा वाई एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा एक्स एक्सिस में। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 30 मेगाहर्ट्ज, तो बताना है इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 30 मेगाहर्ट्ज, तो बताना क्या है, वेवलेंथ कितना होगा, यही है ना। तो बताना है वेवलेंथ कितना होगा। तो वेवलेंथ निकालना है हम लोगों को। तो जब अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, वेवलेंथ निकालना हो, इसके लिए क्या फार्मूला बताए थे, C इक्वल टू न्यू लेमडा, C इक्वल टू न्यू लेमडा। बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग तब यूज करेंगे, इस जगह तब हम लोग यूज करेंगे C इक्वल टू न्यू लेमडा। तो लेमडा निकालना है, न्यू दिया हुआ है, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू C बाय न्यू, C बाय न्यू। C का मान होता है 3 इंटू 10 पावर 8 और न्यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 मेगा हर्ज है। मेगा हर्ज है तो कितना हो जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा, 10 पावर 6 होगा। तो यहाँ से देखिए ये 8 पावर है, यहाँ पे 6 और ये 1 7 हुआ। तो ये वाला जो टर्म है और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक पावर बचेगा। तो यहाँ पर जो है एक ही पावर बचेगा, 0 कैंसिल हो गया, 3 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 10 मीटर। तो वेवलेंथ कितना आ गया 10 मीटर वेवलेंथ हो गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर।
चलिए सभी स्टूडेंट नोट कीजिए तेजी से। देखिए, इंफ्रारेड का किया है, किसने खोज किया? इंफ्रारेड का खोज किया हर्सेल ने। और और अल्ट्रावायलेट का खोज किया किसने? राइटर ने। तो यहाँ पर इंफ्रारेड का खोज किया हर्शेल ने और अल्ट्रावायलेट का खोज किया राइटर ने, है ना? यही है, इंफ्रारेड का खोज किया हर्शेल ने, अल्ट्रावायलेट का खोज किया राइटर ने। यही है इसका, पीछे इसका टेबल बताया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए रेडियो कैन ट्यून इन एनी स्टेशन in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? क्वेश्चन का हिंदी हुआ कि को एक रेडियो को सेवन एक रेडियो को 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज के स्तर पर प्रसारित किया जाता है। इसके सापेक्षिक तरंग दैर्ध्य का क्या मान है? इसके सापेक्षिक तरंग दैर्ध्य का क्या मान है? देखिए भाई, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी न्यू वन का मान दे दिया है, कितना है? 7.5 मेगाहर्ट्ज। और फिर न्यू टू का मान भी दे दिया है, कितना है? यह है 12 मेगाहर्ट्ज। ये न्यू वन का मान और ये न्यू टू का मान दिया हुआ है। निकालना है वेवलेंथ। देयरफॉर लेमडा 1 इक्वल टू होगा सी बाय न्यू वन, 3 इंटू 10 पावर 8, और ये 7.5 इंटू 10 पावर 6। ये हो गया 3 इंटू 10, ये बचेगा 100, और यहाँ पर हो गया 7.5, यही होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर अगर हम 10 दे दें, इसका डिसमल कैंसिल हो जाएगा। तो लेमडा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू हो गया 10, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 75। अगर हम लोग 25 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 होगा, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 40 मीटर। तो यहाँ पे इसका वेवलेंथ निकल गया 40 मीटर। अब दूसरा जो नंबर है ये वाला, इसका अपने आप लोग निकालिए। लेमडा 2 इक्वल टू बताना है कितना होगा, लेमडा 2 का मान बताना है कितना होगा। लेमडा 2 का मान बताना है, केवल लेमडा 2 का मान बताइए। लेमडा 2 का मान बताइए। ज्योति गुप्ता 25 मीटर, प्रेम सिंह 25 मीटर, उत्तम कुमार 25, निशु सिंह, गोविंद रमानी। एक स्टूडेंट एक ही बार आंसर लिखिए। सुधांशु कुमार, मयंक राज, निशु सिंह, प्रेम सिंह, सब एक स्टूडेंट एक ही बार आंसर लिखिए। राकेश कुमार, गोविंद रमानी, आप 3 बार आंसर लिख चुके हैं।
एक बार तो पढ़ ही लिए यार। चलिए 25 मीटर आ रहा है। और गौतम कुमार, अरुण कुमार, शालिनी सिंह, आप सबका सही है। आकाश खान, आपका भी सही है। सही जा रहे हैं। चंदा कुमारी सही जा रहे हैं। वंदना कुमारी, अनु चौधरी, एकता सोनम, ये आप सबका सही जवाब है। राकेश कुमार, चलिए तुम लोग का निकल गया ना। चलो आगे बढ़ा जाए। और ये होगा, जिसका नहीं बना है उसके लिए हम यहाँ बना दे रहे हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, मन से करना चाहिए सभी को। ये हो जाएगा 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय न्यू 2। ये हो जाएगा 12 × 10⁻6। 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा, तो 3 से कैंसिल होगा 12 कितना होगा 1/4। और यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, पावर 6 है 8 है 100 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25 मीटर। तो λ2 का मान कितना आ गया 25 मीटर। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रीक्वेंसी का अलग अलग मान दिया हुआ था एक रेडियो के लिए, और उसके लिए वेवलेंथ कितना होगा यही हम लोगों को निकालना था। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, वेवलेंथ निकालना था। क्लियर है सबका। क्वेश्चन नंबर 6 को अब देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब गौर करना है। क्वेश्चन 6 है, ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन with a frequency of 10⁻9 Hz. What is the frequency of the electromagnetic wave produced by the oscillator? इसका हिंदी हुआ, एक आवेशित कण साम्यावस्था के सापेक्ष 10⁻9 हर्ज की आवृत्ति से दोलन कर रहा है। 10⁻9 हर्ज की आवृत्ति से दोलन कर रहा है। इसके विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करने वाले दोलक की आवृत्ति क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करने वाले दोलक की आवृत्ति क्या है, ये क्वेश्चन। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो दोलक उत्पन्न करता है, अगर मान लीजिए एक दोलक है और उसकी आवृत्ति 100 हर्ज है, तो वो 100 हर्ज के ही तरंग को उत्पन्न कर सकता है। तो जो तरंग उत्पन्न होगा उसका भी आवृत्ति तब 100 हर्ज होगा। अगर 10⁻9 हर्ज का तरंग उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस दोलक की आवृत्ति भी 10⁻9 हर्ज होगी, तभी इतना तरंग को उत्पन्न कर सकता है। समझ में आ रहा है। यानी जितना दोलक की आवृत्ति होगी उतनी ही आवृत्ति वाला तरंग उत्पन्न होता है। इसलिए अगर 10⁻9 हर्ज का आवृत्ति का तरंग उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब दोलक की आवृत्ति भी इतनी ही होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। इस तरह आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेव होता है। इस फिगर को हम लोग इस तरह बना लेंगे, और ये वेव जो है इस तरह से ये उस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है उस पर। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता है। पता ही है, सब बात तो पढ़े हैं। इस पर वेक्टर का सिंबल यूज कर सकते हैं। अब गौर ये करना है कि इसकी आवृत्ति कितनी दी हुई है। इसकी आवृत्ति तरंग की कितनी दी हुई है 10⁻9। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का मान है, फ्रीक्वेंसी का जो मान है
ये दिया हुआ है न्यू इक्वल टू 10⁻9 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का जो मान है 10⁻9 हर्ट्ज दिया हुआ है। जब फ्रीक्वेंसी 10⁻9 हर्ट्ज है किसका, तरंग का, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इतना, therefore frequency of oscillator, frequency of oscillator, frequency of oscillator is also, frequency of oscillator is equal to 10⁻9 हर्ट्ज। तो जितना तरंग ऑसिलेटर का आवृत्ति होगा उतनी ही आवृत्ति का वो तरंग उत्पन्न कर सकता है, इससे कम बेस का नहीं। इसलिए जितनी आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंग की होगी उतनी ही ऑसिलेटर की भी आवृत्ति होगी। अगर पहले ही आपको समझा चुके हैं कि अगर 100 हर्ट्ज ऑसिलेटर की आवृत्ति है तो उतने ही वो तरंग को उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर यह है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर की भी आवृत्ति उतनी ही होगी। ऑसिलेटर की भी आवृत्ति उतनी ही होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जितना तरंग का, फ्रीक्वेंसी उतना ऑसिलेटर का। क्लियर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें टोटल जो है एक्सरसाइज में 10 न्यूमेरिकल्स है। तो हम लोग 6 नंबर तक बनाए हैं, 7 नंबर पर समझना है। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम is V naught equal to 510 nanotesla. What is the amplitude of electric field part of the wave? इसका हिंदी हुआ, इसका हिंदी बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है, 510 नैनो टेस्ला है। तब इसी तरंग के लिए, तब इसी तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, तब इसी तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या है। एक बार फिर से सुन ले, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नॉट बराबर 510 नैनो टेस्ला है, तब इसी तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, यही क्वेश्चन है। देखिए, तो यहां से हम लोगों को जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट का दिया हुआ है, 510 नैनो टेस्ला। निकालना किसका है, ई नॉट का निकालना है, निकालना किसका है, ई नॉट का। क्लास में फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है, अगर आप थ्योरी पूरा अपडेट पढ़े हैं तो आराम से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसका मान हो जाएगा, फॉर्मूला है इसका, सिंस C इक्वल टू फार्मूला होता है, सिंस C इक्वल टू फार्मूला होता है ई नॉट और बाय होता है बी नॉट, ई नॉट बाय होता है बी नॉट। यहाँ से हम लोगों को ई नॉट निकालना है, देयरफॉर ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा C इंटू हो जाएगा बी नॉट। C का मान यहाँ पे पुट करेंगे T इंटू 10⁻8 इंटू बी नॉट का मान हम लोगों को है 510 नैनो टेस्ला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 510 इंटू 10⁻⁹ नैनो को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 3 इंटू 1 3 और ये हो जाएगा 15 और इंटू हो जाएगा 10⁻8 और यहाँ पे 0 है तो ये 9 और ये -9 तो आ जाएगा 153 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 153 न्यूटन पर कूलम होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सबका नोट हो गया। 153 एकदम सही जवाब जा रहा है आप लोग का, थैंक यू, सबका सही जवाब जा रहा है, थैंक यू।
अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट इक्वल टू 120 वोल्ट। यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है ये ई नॉट है, ई नॉट इक्वल टू है 120 वोल्ट। इसको हम ब्लैक कलर से ही कर देते हैं आपको, ये है इक्वल और ये है वोल्ट। कहता है न्यूटन पर कूलम, ये वाला देखिए इधर लिखा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। आगे है इक्वल टू 120, वही चीज यहाँ पर रिपीट हो गया है, ये कुछ नहीं है। एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज भी इक्वल टू, यानी कि न्यू इक्वल टू इसको लिखते हैं, न्यू इक्वल टू ये है 50 मेगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया हुआ है 50 मेगाहर्ट्ज। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, कहता है डिटरमाइन बी नॉट, तो यहाँ पे बताना है कि बी नॉट का मान क्या होगा। तो बी नॉट का मान हम लोगों को निकालना है। उसके बाद बी नंबर जो है, बी नंबर इसमें हम लोगों को ओमेगा का मान निकालना है। और यहाँ पर जो सी नंबर है इसमें फेज कांस्टेंट निकालना है। और यहाँ पर जो डी नंबर है इसमें हम लोगों को निकालना है एंड यहाँ पे निकालना है हम लोगों को किसका, वेवलेंथ, वेवलेंथ ही ना, हाँ वेवलेंथ यहाँ पे हम लोगों को निकालना है। ये आपका डी नंबर में है वेवलेंथ। ये प्रिंटिंग एरर है, प्रिंट करने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। डी नंबर में क्या है, वेवलेंथ है। और यहाँ पर आपका के है फेज कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या है ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर डिटरमाइन बी नॉट यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। देखिए इसको एक बार हम फिर से लिख देंगे। आगे है बी नंबर फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन क्या है ये निकालना है। तो अब देखिए इसका एक बार हम हिंदी बोल दे रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए 120 वोल्ट, 120 वोल्ट नहीं होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया है। ये न्यूटन पर कूलम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किस में होता है, यूनिट पता है ना, न्यूटन पर कूलम होता है। देखिए न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट दिया हुआ है। आगे कहता है और इसकी आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है, इसकी आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। तो कहता है कि बी नॉट निकालिए, ओमेगा निकालिए, के निकालिए, ये सब निकालिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व, इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले ये देखना है क्या क्या हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ई नॉट का मान दिया हुआ है, ई नॉट का मान दिया हुआ है, और ये है 120 न्यूटन पर कूलम, 120 न्यूटन पर कूलम ई नॉट का मान है। आगे कहता है फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर, ये दिया हुआ है, ये है 50 मेगा हर्ज है। इसके बाद आगे हम लोगों को कई चीजें निकालनी है। इसमें ए नंबर में निकालना है बी नॉट कितना होगा, बी ए नंबर में ही ये सब निकालना है। तो एक काम ऐसा कीजिए आप लोग, इसको हम लोग ए बी सी हटा देते हैं, बी सी डी, ठीक ना। यहाँ पे ए नंबर चल रहा है और ए नंबर में कई चीज़ें हम लोगों को निकालना है। ऐसे करके लिख देते हैं, ये जो है ए नंबर हुआ, और ए नंबर में पहला नंबर में है बी नॉट, ये दूसरा नंबर में है ओमेगा, ये तीसरा नंबर में है के, और ये चौथा नंबर में है वेवलेंथ, और ये फिर बी नंबर जो है इसमें फिर है आपका एक्सप्रेशन, ठीक ना। तो प्रिंटिंग में हुआ है लेकिन आप सब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ई नॉट का मान दिया हुआ है 120, फ्रीक्वेंसी का है 50, तो यहाँ पे ए बी सी नहीं करते हैं, इसमें हम लोगों का ए ही है ये। और अब इसमें ऐसा करते हैं जो बुक में भी होगा,
इसको 1 2 3 कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं 1 नंबर, इसको कर लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या निकालना है ओमेगा, और फिर 3 नंबर में क्या निकालना है के फेज कांस्टेंट, और 4 नंबर में क्या निकालना है वेवलेंथ। ये हम लोगों को निकालना है। चलिए अब 1 बाय 1 सब चीज निकालना शुरू करते हैं। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर में बी नॉट है, तो सी इक्वल टू होता है ई नॉट और बाय क्या होता है बी नॉट, है ना। यहाँ पर निकालना क्या है बी नॉट, तो बी नॉट निकालना है, तो देयरफॉर बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाय सी। बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ना ई नॉट बाय सी। ई नॉट का मान कितना है, ई नॉट का मान है 120। ई नॉट का मान क्या है 120, और ये है 3 इंटू 10 पावर 8। 3 इंटू 10 पावर 8, इसको कैंसिल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -7 टेस्ला। आप सभी जो स्टूडेंट अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, आपके पास बुक तो होगा ही, उसमें पीछे में आंसर भी होगा, इसका आंसर भी अपना अपना चेक करते जाइए। देखिए इसका आंसर होगा 4 इंटू 10 पावर -7 टेस्ला। 2 नंबर में क्या है ओमेगा। ओमेगा जो है इसको क्या कहते हैं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू न्यू। 2 पाई इंटू न्यू इसका फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई का मान होता है 3.14, और न्यू का मान हम लोगों को है 50 मेगाहर्ट्ज, इसका मान है 50, और ये है इंटू 10 पावर कितना 6। इसको लिख सकते हैं 3.12 इंटू 10 पावर 8, क्योंकि यहाँ पे 50 इंटू 2 कितना हुआ 100, 100 10 पावर 2 और 2 और 6 कितना हुआ 8, और ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब निकालना है के, तो के निकालना है। के इक्वल टू फार्मूला बताए हैं क्लास में, इस सब पर अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल भी बताए हैं। तो यहाँ पर हो गया ओमेगा बाय सी। ओमेगा का मान है 3.14 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 8 होगा। यहाँ से 10 पावर 8 तो कैंसिल हुआ, ये हो गया 3.14 और बाय 3, ये हो जाएगा 1.04। 1.04 यूनिट होता है रेडियन पर मीटर। इसका यूनिट क्या होता है फेज कांस्टेंट का, के क्या है फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है रेडियन पर मीटर। और एक चीज निकालना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालना है 4 नंबर में, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा सी इक्वल टू न्यू लेमडा, तो ये हो जाएगा सी बाय न्यू। सी बाय न्यू, सी का मान कितना है, सी का मान है 3 इंटू 10 पावर 8। सी का मान है 3 इंटू 10 पावर 8। न्यू का मान कितना है 50 मेगा हर्ज, तो ये हो गया 50 इंटू 10 पावर 6। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 पावर 1 पावर 7 पावर कैंसिल हो गया, और पाई कितना बचा 5। 5 से ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया 6 मीटर। तो ए नंबर हम लोगों का टोटल सॉल्व हो गया। ए नंबर क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो गया। अब बी नंबर सॉल्व करेंगे। ए नंबर में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। ए नंबर में किसी को कोई डाउट है, ए नंबर सबका क्लियर है। ए नंबर ए नंबर में 4 चीज निकाले हैं, सभी क्लियर है सबका, कोई डाउट है तो बोलना है। अंकिता कुमारी नो डाउट, रमेश कुमार नो प्रॉब्लम, ज्योति गुप्ता नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत मन से और लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत खुशी है। और इस तरह से आप सब अगर मेहनत करते चले तो वो दिन दूर नहीं कि इस लॉकडाउन का भी हम लोग अच्छी तरह उपयोग कर पाएंगे। और इस लॉकडाउन में जो पढ़ाई अभी ऑफलाइन क्लास रुक गया है, इसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से
एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप जानते हैं कि यूट्यूब तत्कालिक रूप में पढ़ाई का चैनल हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पढ़ाई का एक विशिष्ट स्पेसिफिक चैनल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी होती हैं। इसलिए पढ़ाई के लिए हम लोग जल्दी ही ऐप पर भी चलेंगे, लेकिन अभी तत्काल ये क्लास इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐप से नहीं जुड़ पाए हैं, जबकि उसको उतना बात समझा रहे हैं कैसे कैसे जुड़ना है, फिर भी नहीं जुड़ पाए हैं। इसलिए ताकि किसी का छूटे नहीं, और इसीलिए हम अभी तत्काल रूप से यूट्यूब पर चल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन इसका बी नंबर है। बी नंबर क्वेश्चन इसका लेते हैं, और बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड एक्सप्रेशन, गौर कीजिए, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक निकालें। तो व्यंजक क्लास में बताए हैं, फार्मूला एक्सप्रेशन, उसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर गौर कीजिए एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग लेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फार्मूला होगा, ई इक्वल टू, क्लास अगर रेगुलर करते हैं तो होगा पास में ई इक्वल टू ई नॉट, और ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पर होता है के इंटू एक्स, और ये माइनस होता है ओमेगा इंटू टी। यही है इसका एक्सप्रेशन, क्लास में थ्योरी में बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो जो मान निकाले हैं उसको पुट कर देना है। ई नॉट, ई नॉट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई नॉट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। ई नॉट का मान कितना है, 120, 120 है ना, तो यहाँ ई नॉट के स्थान पे रखा जाएगा 120, ई नॉट का स्थान पे 120 आ गया। साइन तो है, साइन रहेगा ही, साइन, और यहाँ पर यह है के का मान निकाले हैं, के का मान कितना है 1.04, और एक्स तो यहाँ उसी रूप में रहेगा, और फिर माइनस ओमेगा का मान निकाले हैं। ओमेगा का मान कितना है 3.14 इंटू 10 पावर 8, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 पावर 8, और ये टी, इसको क्या लिखेंगे, यूनिट, न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल गया। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इसी तरह से फॉर्मूला बताए थे, बी इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट, और ये हो गया साइन, यहाँ पर होता है के एक्स, और माइनस क्या होता है ओमेगा टी, माइनस क्या होता है ओमेगा टी। तो बी नॉट का क्या मान निकाले हैं, बी नॉट तो अभी तुरंत निकाले थे ना, बी नॉट का मान, बी नॉट का मान 4 इंटू 10 पावर -7, बी नॉट का मान आया है, तो 4 इंटू 10 पावर -7 यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -7, और ये हो गया साइन, और यहाँ पर हो गया के का वैल्यू, के का वैल्यू 1.04 इंटू क्या एक्स, और फिर माइनस ओमेगा का मान 3.14 इंटू 10 पावर 8 टी, और ये क्या होता है टेस्ला। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 या 8 था ना, 7 था, 8 नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। और देखिए मयंक राज, अगर आपका केमिस्ट्री या मैथ का क्लास है तो आप कीजिए, लेकिन अभी हम 2 क्वेश्चन और इसमें बताएंगे, उसके बाद छुट्टी होगी, क्योंकि एक ही चीज़ों को बार रोज रोज नहीं चला जा सकता, अभी इसमें समय भी है हम लोग के पास। तो 2 क्वेश्चन इसमें बताएंगे, आप लोग का जो क्लास है उसको क्लास को कर सकते हैं। देखिए अब
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है और ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है द टर्मिनोलॉजी of different parts of the electromagnetic spectrum is given in the text। गौर कीजिए यहाँ पर इस पर टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या? टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की किताब, वही हुआ टेक्स्ट बुक। यानी कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग दैर्घ्य का मान यानी स्पेक्ट्रम में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आगे कहता है यूज द फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है? न्यू है। E इक्वल टू एच न्यू यानी E इक्वल टू एच न्यू सूत्र का उपयोग करें। E इक्वल टू एच न्यू सूत्र का उपयोग करें। द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ क्वांटम रेडिएशन, एनर्जी जो क्वांटम रेडिएशन का है यानी कि क्वांटम विकिरण की ऊर्जा जो फोटोन के रूप में है। एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी, यहाँ पर फोटोन ऊर्जा का मान निकालें। फोटोन ऊर्जा का मान निकालें। यूनिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन ऊर्जा का मान निकालना है, एनर्जी का मान निकालना है। किस में निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी फोटोन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। आगे कहता है फॉर डिफरेंट पार्ट क्या? वही सातों का निकालना है, सभी सातों का निकालना है एनर्जी। आगे कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है उस सातों का निकालना है। इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहता है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए जो विभिन्न प्रकार की तरंगें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में दी गई हैं उसके लिए ये मान प्राप्त करें। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, किताब होगा, उस किताब में वेवलेंथ का मान दिया होगा। हर एक के लिए एक टॉपिक है। देखें जरा किताब। देखिए टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक बुक जो है इसमें दिया हुआ है, किस जगह दिया हुआ है ये भी दिखा देते हैं। ये टेक्स्ट बुक में ये जो दिया हुआ है यहाँ वाला ब्लू कलर का जो दिख रहा है, नीला कलर का, इसमें टेबल दिया हुआ है। इसी टेबल में सभी सातों का नाम है, सातों का फ्रीक्वेंसी है, सातों का वेवलेंथ है। तो यहाँ पर अगर हम रेडियो वेव के लिए चलते हैं तो फॉर रेडियो वेव, यहाँ पर फॉर रेडियो वेव, और रेडियो वेव के लिए अगर चलते हैं तो रेडियो वेव का वेवलेंथ बुक में दिया हुआ है 0.1 मीटर से ज़्यादा। 0.1 मीटर से ज़्यादा यानी 0.1 मीटर के लगभग इसके बराबर ज़्यादा, इस पर बराबर वैल्यू लेकर के चलना है, यानी 0.1 मीटर पे निकालना है। इसी तरह से माइक्रोवेव का 0.1 से 1 मिलीमीटर तक निकालना है। इंफ्रारेड का 1 मिलीमीटर से 700 तक निकालना है। सभी का इसमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सभी का दिया हुआ है। तो एक ठो किसी का हम निकाल देते हैं, उसके बाद बाकी का भी निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हम लोग किसी एक को पहले निकालते हैं। गौर कीजिए, तो रेडियो वेव का हम लोग निकालते हैं। जैसे रेडियो वेव का निकालेंगे उसी तरह से सब का निकलेगा। तो रेडियो वेव का निकालने के लिए एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये एनर्जी का मान क्वेश्चन में दे दिया है। कितना दे दिया है? एच न्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में फार्मूला जो है दिया हुआ है E इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू, लेकिन न्यू तो यहाँ है नहीं, लेकिन न्यू का मान बताए हैं क्लास में। न्यू का मान कितना होता है? C बाय लेमडा। तो C बाय लेमडा पुट कर दिए। अब आगे देखिए यहाँ पर H का मान 6.625 इंटू 10 पावर -34 इंटू C का मान 3 इंटू 10 पावर 8 और वेवलेंथ कितना है? 0.1। इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका एनर्जी किस में आ रहा है? जूल में।
लेकिन एनर्जी निकालने किस में बोला है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, जूल में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। अब देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बताया गया है सभी को कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है एनर्जी। तो 1 जूल में कितना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 1 जूल, 1 जूल में हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इतना जूल है, तो इतना जूल में तब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो इसको उससे गुना हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं so the energy in electron volt, so the energy in electron volt, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, यह हो जाएगा तब E इक्वल टू, वहाँ से चलिए 6.625 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 कितना होगा, -26 और डिवाइडेड बाय 0.1, इतना जूल है, लेकिन 1 जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर किस में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जिस प्रकार से रेडियो वेव का निकला उसी तरह से सभी वेव का निकल जाएगा। तो जिस प्रकार से रेडियो वेव का निकला उसी तरह से और सारे वेव का भी निकल जाएगा। तो किताब में अभी दिखाई ही जो नीला वाला टेबल है, उसी टेबल में सभी का वेवलेंथ दिया हुआ है। तो वेवलेंथ का मान जैसे कि रेडियो वेव का 0.1 है, इसी तरह से सबका ये रखने देना है, ये सब वैल्यू तो सेम रहेगा, खाली ये मान बदलते जाना है। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, वेवलेंथ रखते जाना है, सबका निकलते जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट सिमुलटेनियसली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज। इसमें आवृत्ति 10⁻10 हर्ट्ज पर यह दोलन करता है जब विद्युत क्षेत्र का आयाम 48 वोल्ट पर मीटर है। जब विद्युत क्षेत्र का आयाम 48 वोल्ट पर मीटर है, थोड़ा दूरी पे हो गया है, वोल्ट पर मीटर है। ए नंबर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, इस तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, इस तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या है। बी नंबर, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का आयाम क्या है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। सी नंबर, सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द बी फील्ड, कहता है कि औसत ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का आपस में बराबर है, साबित करें, यानी दर्शाएं। ऐसे भी लिख सकते हैं दर्शाएं, सी नंबर का हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं दर्शाएं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व आपस में समान है। यही क्वेश्चन है। देखिए अब गौर करना है यहाँ पर हम लोगों को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर ए पर हम लोग पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है, कितना फ्रीक्वेंसी है, 10⁻10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट इज 10⁻10 हर्ट्ज। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट एंड इट इज 48 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो निकालना क्या है,
व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वेव लेंथ निकालना है। C इक्वल टू फार्मूला क्या बताए थे, न्यू लैम्डा। आप देख सकते हैं कि 1 से 10 क्वेश्चन आते आते इस फार्मूला का कितनी बार यूज हुआ है, समझा जा सकता है कि फार्मूला कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लैम्डा का मान हम लोग निकाल लेंगे और ये हो जाएगा C बाय न्यू। C का मान है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय न्यू का मान है 10⁻10। ये कैंसिल होगा 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसका मान आ गया 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये वेव लेंथ का मान इतना आ गया। अब आगे बढ़ें, इसमें बी नंबर में क्या मांगता है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वेवलेंथ तो आ गया, इसका आंसर भी इतना होगा। देखो कितना है, वो 2 है यहाँ पे, एक मिनट, 2 इंटू 10⁻10 है ना, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये वैल्यू न्यू इक्वल टू है 2 इंटू, वहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10 तो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा जी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देखिए है। चलिए अब बी नंबर पे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। C इक्वल टू होगा E नॉट बाय बी नॉट। सब अपने अपने बुक से भी आंसर चेक कर लिया कीजिए, सब अपने अपने बुक से आंसर चेक कर लिया कीजिए। देखिए तो यहाँ पर हो गया C इक्वल टू E नॉट बाय बी नॉट, निकालना क्या है बी नॉट, तो बी नॉट निकालना है। तो बी नॉट जब निकालना है तो लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा E नॉट बाय सी। ई नोट का मान क्या है, ई नोट का मान क्या है 120 और 48, 120 पिछले क्वेश्चन में था, और ये है 3 इंटू 10⁻8 और ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। इसका भी आंसर इतना होगा 16 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। और अब निकालना है हम लोगों को सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, तो गौर कीजिए। सी नंबर देखिए, यहाँ पर सी नंबर में कहता है सो दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये साबित करना है और ये क्लास में साबित किया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चलते हैं, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी का मान होता है एनर्जी डेंसिटी ये हो जाएगा UE इक्वल टू होता है E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। इट इज द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना होता है, क्लास रेगुलर अगर करते हैं तो ये आपको बताए हैं। अब आगे देखिए, अब इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेते हैं। तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब लेंगे तो यहाँ पे UB इक्वल टू एनर्जी, चूंकि हर जगह इक्वल ही होता है, एनर्जी डेंसिटी हर जगह इक्वल होगा क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो इन दिस कंडीशन वी हैव क्लियर दैट इन दिस कंडीशन the energy neither be lost nor be created. It means the energy density for electric field must be equal to the energy density for magnetic field. So we have required to prove this question. यहाँ पर हम लोगों को इसे प्रूव करना है। देखिए एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा है ये होता है B स्क्वायर बाय होता है 2 म्यू नॉट, B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है। ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम लोग 2 को आगे बढ़ाएंगे, पहले आगे चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए
यहाँ से आते हैं या थोड़ा सा यहाँ पर, बट ये C इक्वल टू फार्मूला होता है E बाय बी, C इक्वल टू फार्मूला होता है E बाय बी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू E बाय सी, B इक्वल टू लिख सकते हैं E बाय सी। तो यहाँ बी स्क्वायर और ये है B का मान E बाय सी, तो E बाय सी यहाँ पुट कर रहे हैं, B के लिए E बाय सी पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से आते हैं हम लोग और लिखते हैं यहाँ पर नाउ ये हो जाएगा यू बी एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे B का मान है E बाय सी, ये हो जाएगा E बाय सी और इसका होल स्क्वायर। ये B का वैल्यू यहाँ से पुट किए हैं, और बाय नीचे में क्या है 2 म्यू नॉट है, नीचे में क्या है 2 म्यू नॉट। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो गौर कीजिए, ये मान हो जाएगा E स्क्वायर बाय हो जाएगा C स्क्वायर इंटू 2 म्यू नॉट। स्टेप वाइज समझते जाना है। अब C स्क्वायर बट C इक्वल टू बता चुके हैं 1/√100, प्रूफ किया हुआ है भाई, कोई खाली कहने का नहीं है, सब चीज प्रूफ किए हैं, ऑल टू ऑल प्रूफ किए हैं। यहाँ पे C स्क्वायर का मान क्या होगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। C स्क्वायर का मान क्या होगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। C स्क्वायर के स्थान पे ये जो मान है यहाँ पे पुट कर रहे हैं, C स्क्वायर का मान पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जब मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आ रहा है E स्क्वायर, C स्क्वायर का मान यहाँ पे रख रहे हैं, यह हो जाएगा 1 बाय हो जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा 2 μ0। यहाँ पे μ0 तो भाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, यहाँ से ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 गौर कीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2, इक्वेशन नंबर 2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। RHS इक्वल है तो LHS क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर UE इक्वल टू हो जाएगा UB, UE इक्वल टू UB एंड इट इज प्रूव्ड। इसके साथ ही ये प्रूव्ड हो गया है। यही था आज का ये क्लास। हम लोग आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और अब जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज शाम में जो 4 बजे क्लास बोले हैं, हो सकता है वो क्लास शाम 5 बजे हो, क्योंकि 4 बजे बहुत से स्टूडेंट का क्लास पढ़ रहा है, इसलिए देखते हैं 4 बजे या 5 बजे आज जो है क्लास हम लोग स्टार्ट आज करेंगे। और उसमें जो है कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बोर्ड एंड कंपटीशन। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन का रिवाइज ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स पर होगा, और वो पहले भी बोल चुके हैं। तो आज हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ये चैप्टर है, इसका NCERT का जो प्रॉब्लम है ये पूरा हो गया है। अब बाकी अगले दिन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।